कुछ ऐसे ब्रिटिश लेजिस्लेशंस थे विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले देखा जाए, गेम चेंजर्स जो थे ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में, कौन कौन से लेजिस्लेशंस रहे? रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट वाज बेसिकली एम्ड एट रेगुलेटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट एम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट वाज अगेन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट के फेलियर्स को खत्म करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ओके, चार्टर एक्ट वाज कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कि 20 साल आप और व्यापार कर लो, वो था पहला चार्टर एक्ट जो आपका आया। बट द गेम चेंजर्स फॉर द ब्रिटिश वर द एक्ट ऑफ 1830, ओके, द एक्ट ऑफ 1833, द एक्ट ऑफ 1853। ठीक, क्यों? ये 1813 का तो एक्ट बताया मैंने, क्या हुआ था इसमें? Two major things that had taken place in the Act of 1813. मैडम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पिट्स इंडिया एक्ट था। 1813 के एक्ट में दो मेजर डिसीजन क्या लिए गए? ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। ठीक, सेकंड वाज ₹1 लाख फॉर एजुकेशन। ओके, तो ब्रिटिशर्स नाउ हैड अंडरस्टूड that unless and until we prepare the Indian subjects for effectively education, ठीक है, तभी हमें एक वर्कफोर्स डेवलप हो पाएगी। तभी तो वर्कफोर्स डेवलप हो रही है। अंग्रेजों का एम ही ये है कि भारत के लोग हमें क्यों पढ़ाने हैं, तैयार करने, क्योंकि उन्हें लर्नड वर्कफोर्स चाहिए। ठीक है, दूसरा, तीसरी चीज क्या आई? जो रिलीजियस प्रोसेलेटाइजेशन, धर्म परिवर्तन का जो अधिकार उन्हें दे दिया गया। ठीक, अब यहां से सीख मिलके अंग्रेज 1833 के एक्ट की ओर बढ़ चुके थे। क्लियर? नाउ इन दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड ग्रेटर कंट्रोल। ओके, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे रिस्ट्रिक्ट किया। कैसे? जब अंग्रेजों ने एक स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम की शुरुआत की। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम की जब शुरुआत की गई तो उसके बाद यहां पर बाकी जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्हें भी आजादी मिल गई भारत में व्यापार करने की। ओके, अब इसी के बीच दूसरी जो दिक्कत आने लगी, ग्रेजुअली मोर एंड मोर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स नाउ वांटेड टू एस्टैब्लिश ट्रेड इन इंडिया। ओके, now with this act of 1833, with this charter act of 1833, the East India Company now became solely an administrative company. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब किसी भी प्रकार से व्यापार का अधिकार नहीं था। ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ब्रिटिश हुकूमत का एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिया गया। ठीक, यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वाज नाउ चेंज्ड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, दिस केम आउट विद वेरी प्रोमिनेंट प्रोविजंस। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्यूरिंग व्हाट पीरियड डिड ईस्ट इंडिया कंपनी इफेक्टिवली रूल्ड इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब से कब तक भारत में शासन किया? 58 तक। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब लाया गया। ओके, अब यहां पर जो एक्ट था इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ओके, सो इट वाज बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्सटेंडेड अप टू सेंट हेलेना व्हिच वाज अगेन एन आइलैंड। ओके, तो इसलिए इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा गया। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहां पर जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, इट वाज विलियम बेंटिक हु वाज अपॉइंटेड।
Okay, William Bentinck, who was appointed as the first Governor General of India. ठीक है. Now it was during this act the East India Company was deprived of all their trading privileges. व्यापार खत्म, अब सिर्फ प्रशासन चलाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. इसी के साथ साथ अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सक्लूसिव पावर्स दे दी गई थी. ठीक है. ये सबको पता है कि अच्छा ऐसा क्यों था, प्रेसिडेंसीज तो 3 थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही क्यों पावर दी गई? बॉम्बे बॉम्बे मिला क्या था, प्रेसिडेंसी तो थी, मिला वो तो टेरिटोरियल पोजेशन ही था. why effectively the governor general of Bengal had greater say? हमने पढ़ा था. ठीक है. ड्यूरिंग विच वॉर? सेकेंड एंग्लो मराठा, जब कंट्रोल ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड कैलकाटा प्रेसिडेंसी वाज ट्रांसफर्ड इनटू कैलकाटा काउंसिल, कैलकाटा प्रेसिडेंसी. ठीक. दूसरा, ये बंगाल जो था, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इट वाज द फर्स्ट प्रोविंस दैट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश. ओके, एंड दस इट स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग इट्स कंट्रोल ओवर द रीजन. ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अच्छा, एक और चीज, कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक. तो यहां पर जब ये चार्टर एक्ट लाया गया 1833 का, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब ये कहना, एक तो पहला तो 20 साल के लिए वो चार्टर और बढ़ा दिया गया. ओके, बट नाउ इट सोलली बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी. ओके, तो अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे. नाउ दे वर मोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. ओके, अब ये जो एक्ट लाया गया, इस एक्ट में कुछ नए प्रोविजंस भी लाए गए. ठीक है. पहला प्रोविजन था, अ लॉ कमीशन वाज सेटअप. ओके, लॉ कमीशन किसके अंडर सेटअप किया गया था? लॉ कमीशन वाज सेटअप अंडर हूम? मैकॉलेज मिनट्स. हमेशा हिस्ट्री में आप लोग देखते हो कि उन्हें कितना रेफर किया जाता है, मैकॉलेज मिनट्स को. ठीक है. Along with it, the Indians were now also allowed in the civil services. ठीक है. अभी तक क्या होता था कि it was in the civil services that it was more of a nomination kind of thing that was carried out. ठीक. अब यहां पर यह अलाउ किया गया कि एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू इंडियंस को अपॉइंट किया जाएगा in the civil services. Okay, sorry, in the Indians could also participate in the competitive examination. Okay, अभी तक क्या होता था कि सिविल सर्विसेज जो थी, ठीक है, that was purely taking place in the British domain itself. Okay, और यहां पर भी जो भारतीय लोगों को अलाउ किया गया, ठीक, एग्जाम अभी भी लंदन में ही कंडक्ट कराया जाता था. Okay, the examination was not being conducted in India. Okay. Secondly, the act permitted the English to settle freely in India. Okay, अब Britishers जो थे वो कहीं भी सेटल हो सकते थे because it was now entirely a British colony, British territory. Okay, स्लेवरी खत्म कर दी गई और जो मिशनरीज थी उन्हें भी रेगुलेट किया गया. क्लियर. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की अगर बात करी जाए तो बाय एंड लार्ज, ओके, इट प्रोवाइडेड अ ग्रेटर कंट्रोल of East India Company over the Indian territory, over the Indian subjects. Okay, जहां अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर तरह तरह के रेगुलेशंस की कोशिश की जा रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एब्सोल्यूट पावर के तौर में यहां पर एस्टेब्लिश कर दिया गया, एंड मोर और लेस लाइक द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है. इसमें थोड़ा सा लिखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833. चार्टर एक्ट ऑफ 1833. This act renewed the charter. This act renewed the charter. This act renewed the charter of the East India Company, of the East India Company for 20 more years. For 20 more years, and the key feature of this was majorly the
transition of East India Company was transition of East India Company into a fully administrative company, and the trade and the trading rights of the company were closed. Next point. This act legalized this act legalized the colonization of India. This act legalized the colonization of India and the British were allowed to freely settle in India. The British were allowed to freely settle in India. Next, the Office of Governor General of Bengal, was now changed into the Office of Governor General of India, India, and William Bentinck was appointed as the first. Next point. The governors of Bombay and Madras, lost all of their powers. Madras lost all of their powers. Okay. Next point. The Governor General's Council now had four members. And fourth member was to have limited powers. Okay. Next point. This law mandated that all the laws made in India were to now have the power that of an act and shall be introduced in the British Parliament. Next point. This act permitted the Indians to have contribution in the country's administration. And stated
and stated that merit should be the basis of employment. Merit should be the basis of employment in the country. Employment in the country. The act ended slavery, and also regulated the establishment of Christian institutions in India. Next point, an Indian law commission was to be set up. An Indian law commission was to be set up. And the first law commission was set up under Macaulay. Yes, sir. Under Macaulay. And the codification of laws was done under him. The greatest, next point, the greatest significance of the act, was the centralization of administration in India. And the entry of Indians in the administration, which was later on formalized through the successive legislative actions. अब अगला जो चार्टर एक्ट लाया गया 1853 में, ठीक है, 1833 में ये एक्ट जो था ये रिन्यू किया गया। एंड नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मोर ऑफ अ डिक्टेटोरियल पावर इन इंडिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी चल रही थी देश में जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा था दैट वाज सो एब्सोल्यूट कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो ये चार्टर लाया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कह दिया दैट दिस विल नो मोर बी फॉर 20 इयर्स। ओके, द चार्टर वाज रिन्यूड फॉर एन इनडेफिनिट ड्यूरेशन, ठीक है। चार्टर जो था वो एक इनडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक। और अब हर प्रकार से ये जो एक्ट लाया गया 1853 का, इट वाज मोर ऑफ ब्रिंगिंग इंडिया टुवर्ड्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों को लगा कि दिस एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी कैरिड आउट एज पर अस, ठीक है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा चलाएंगे
और जैसा हमारी बाकी कॉलोनीज और बाकी जगह चलाया जा रहा है उसी चीज को यहां पर ध्यान में रखा गया था। ठीक है, मैकॉले के द्वारा कोडिफिकेशन ऑफ लॉज जो था वो किया जाने लगा था। ठीक है, इससे पहले इसी समय में एक और काम हुआ कि 54 में 1854 में एक वुड्स एजुकेशन डिस्पैच भी भारत आया था। ठीक है, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच आप देखेंगे ये सभी जो एक्टिविटीज हैं दे आर मोर टुवर्ड्स एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। ठीक है, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच में उन्होंने कह दिया कि भारत में यूनिवर्सिटीज जो है वो सेटअप की जाएंगी, जिसके बाद 1856 में यूनिवर्सिटीज जो थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में एस्टैब्लिश कर दी गई थी। क्लियर? सो नाउ इट वाज ड्यूरिंग दिस कंडीशन दैट ईस्ट इंडिया कंपनी had effectively started planning for a rule for an indefinite duration. ठीक है, अब इसी समय के दौरान ये चार्टर रिन्यू किया गया और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल के काउंसिल के बदल दिए गए। जो नंबर्स थे मेंबर्स थे अब वो मेंबर्स भी बढ़ा दिए गए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें रिड्यूस कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिड्यूस करने का क्या मतलब है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर बेसिकली फाइनेंशियल पावर होल्डर्स। ठीक है, क्या बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल मैटर्स, ट्रेड के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के वो अधिकार चले गए हैं तो कहीं ना कहीं वो जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी वो भी कम की जाने लगी। ओके, इसी समय के दौरान लॉ मेंबर को एक फुल टाइम मेंबर बना दिया गया। बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर, इंडियंस जो थे उनके लिए सिविल सर्विसेज वाज नाउ फॉर्मलाइज्ड एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अराउंड टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये सभी जो अधिकार थे अब वो 1853 के एक्ट में आने लगे। बट ब्रिटिशर्स बाय दिस टाइम हैड stopped foreseeing that what could happen next. ओके, तो अंग्रेज जो थे लेजिस्लेशन लाए जा रहे थे। ठीक है, बट ये सभी जो लेजिस्लेटिव एक्शंस थे इसमें बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो थॉट वाज नॉट इन्वॉल्वड इनटू इट। ओके, इससे पहले मैकॉले मिनट हो सभी चीजें नहीं हो, अंग्रेजों का ध्यान सिर्फ इस चीज पे था कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एब्सोल्यूट पावर कंट्रोल जो था वो अपने हाथ में कैसे बढ़ा सकते हैं, नथिंग एल्स। Clear? So keeping all of these activities, actions in mind, the Britishers had came up with this legislation. Clear? Okay. अब यहां पर जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था एक मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज एम्ड, जैसा अंग्रेजों को लग रहा था अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज मोर ऑफ अ ब्रिटिश आइडिया। ओके, तो ये चीज यहां पर लाई गई। इसी के साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज वाज नाउ थ्रोन ओपन टू ऑल इंडियंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया जाएगा, एग्जाम देने लंदन ही जाना पड़ेगा आपको और इससे भारत में सिविल सर्वेंट्स आएंगे। आप देखेंगे कि बहुत चीजें अगर आप देखो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ओके, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854, ओके, इसके अलावा ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक, ये सभी चीजें एम की गई हैं, ये कंटिन्यूटी में आई। बट अंग्रेजों को चाहिए क्या? अंग्रेजों को तो अपना प्रशासन स्मूथ करना है। ठीक है, द ब्रिटिश वांटेड अ स्मूथर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देमसेल्व्स। ओके, और जो एक एजुकेटेड वर्कफोर्स थी वो तैयार की गई। इसीलिए अगर आप बाद के इंस्टेंसेस पर ध्यान दिया जाए, सो इन द इनिशियल फेज ऑफ वेदर इट वाज द नेशनल स्ट्रगल और एनीथिंग, एक वेस्टर्नली एजुकेटेड क्लास बहुत ज्यादा थी भारत में। ठीक है, आप देखो कि शुरुआत में जितना बड़ा देश में आंदोलन चलाया गया उसमें वेस्टर्नली एजुकेटेड ऐसे बहुत लोग थे जो भारत में पढ़े थे, वेस्टर्न आइडियाज उन्हें पता थे। ठीक है, या लोग विदेशों से पढ़ के आए थे। ओके, सो वी हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हु हैड दोज वेस्टर्नली आइडियाज। ओके, और धीरे धीरे ये जो ब्रिटिश वर फार मोर सक्सेसफुल, क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो क्या था, उनका मेन कंसेप्ट क्या था, जो ये एजुकेटेड क्लास थी, ठीक है, उन्हें एक प्रकार से ये भरोसा दिलवाना कि आपका जो बेटरमेंट है, आपकी जो प्रगति है वो सिर्फ हमारे साथ हो सकती है। ठीक है, सो दिस वाज इफेक्टिवली व्हाट ब्रिटिशर्स हैड एनविजन्ड थ्रू दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1853। okay, this act renewed the charter for an indefinite duration
for an indefinite duration instead of doing so for 20 years. Next point. The law member now became a full-time member with power to vote and the members in the council were also increased from 6 to 12. Okay. Next. The Governor General could also nominate a vice president to the council. And the powers of the Governor General increased as his assent, ASSENT, assent was mandatory for all legislative actions. Okay, next point. The court of directors were now allowed to create new presidency or provinces. Next point. A separate governor of Bengal was also appointed. Next point. The number of board of directors were reduced from 24 to 18. Next point. The Macaulay Committee in 1854 gave India first civil services open to all. Next point. This act laid the foundation of a modern parliamentary system and legislative and executive functions of the Governor General were also separated. Next point. For the first time, local representation
local representation was also started in the country. So this is majorly so this is effectively how Britishers laid a strong foundation for themselves in India. ठीक है? Now next, or effectively what we can call the rise of nationalism in India. ठीक है, या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ओके, उसकी अगर बात की जाए, सो रिवोल्ट ऑफ 1857 लेज द फाउंडेशन फॉर दिस. ठीक है, तो ये जो है असली जो फाउंडेशन है वो इसके द्वारा तय की गई. ओके, अब रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, बस 6 महीने वाले बताएंगे क्या था. ये मत कहना मुंह से कारतूस छीलना था, ये नहीं बताएगा कोई. ठीक है, दूसरा कोई ये नहीं बताएगा आजादी का पहला आंदोलन था. इसके अलावा बताओ क्या था. व्हाट अफेक्टिवली वाज दिस रिवोल्ट? मैडम, तीसरी चीज कोई ये नहीं बताएगा कि वो मंगल पांडे जी का आंदोलन था. या टेक्निकल व्हाट अफेक्ट, यूपीएससी इन तीनों में से कुछ नहीं पूछेगा तुमसे. किस चीज में रिप्रेजेंटेशन था? ब्रिटिश जो वहां पे मतलब बनाई गई थी काउंसिल जो वेट कर रहे थे, उसका डायरेक्ट इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए. अरे नहीं यार. व्हाट अफेक्टिवली वाज रिवोल्ट? अपने मन से नहीं पूछ रहा, यूपीएससी का सवाल है इसलिए पूछ रहा हूं. आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हाट वाज रिवोल्ट? सीधा सवाल. क्यों? सेपरेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन. भाई तुम्हें तो पढ़ा हुआ है ना, तुझे तो मैं नहीं बताया हुआ. पहले भी वो टाइम तो बहुत हुआ है. चलो, अब देखो हर चीज ना मॉडर्न में अगर हम देखते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस टॉपिक. ओके, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम, मैडम ये तो बता दो, भाई साहब आप बता दो. क्या हुआ 1757 में? प्लासी की लड़ाई. ठीक है, विच मार्क्ड दी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. भारत में अंग्रेजों का शासन 1757 से शुरू हुआ. ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 was basically an Indian response to the atrocities being committed by the British for over 100 years. ठीक है, पिछले 100 साल से भारत के लोगों का अंग्रेज क्या शोषण कर रहे थे उसके प्रति भारत के लोगों ने एक जवाब दिया था. ठीक, नाउ व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस रिवोल्ट? नो कारतूस, नो मंगल पांडे जी, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द रिवोल्ट? ब्रिटिशर्स का हर तरफ अपनी मोनोपोली बढ़ रही थी. बताओ. ट्रेड में तो अंग्रेजों की कब से वे. अच्छा, एक और सवाल, व्हेन डिड ब्रिटिश मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडिया? व्हेन डिड ब्रिटिश मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडिया? चौधरी साहब ये तो आप भी बता दो, ये सवाल आपके लिए, सबके लिए. अब बताओ, व्हेन डिड ब्रिटिश मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडिया? अंग्रेजों ने अपना अधिकार, एकाधिकार कब स्थापित किया व्यापार के ऊपर? सही सोच रहा है? पहले 60 बोला ना, इसलिए मुझे लगा सही बोलेगा.
क्या था? what happened in 1760? हम्म 64 था भाई साहब वो। बक्सर वॉज 64, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज 65। देखो सवाल क्या है, व्हेन डिड ब्रिटिश मोनोपोलाइज ट्रेड? ठीक है, ट्रेड मोनोपोलाइज करने के लिए, एकाधिकार स्थापित करने के लिए, जो बाकी व्यापारी है उन्हें खत्म करना है। बाकी व्यापारी कौन है? अब तक पोर्चुगीज बचे हैं, फ्रेंच बचे हैं बस। ठीक है, तो सामने लिखा हुआ है फ्रेंच बचे हैं, इसका मतलब वेंडी वॉश, बैटल ऑफ वेंडी वॉश है ना 1760। दिस थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक 1763। साइन क्या हुई इसके बाद? ट्रीटी ऑफ पेरिस। भाई तू फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बता रहा है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस में अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने फ्रेंच को सिंबॉलिकली दे डिक्लेयर्ड दैट नाउ यू कैन रिटेन योर टेरिटरीज। ठीक है, बट साइमल्टेनियसली दे मेड इट वेरी क्लियर इन इंडिया दैट नो इंडियन shall trade with any European other than British. ठीक है, and gradually Britishers exercised control over French factories also. ठीक है, after which French were limited only to the region of Pondicherry. Okay? तो अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि पिछले 100 साल से अलग अलग कारणों से भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, Indians were exploited on economic grounds. Economic grounds were primarily इकोनॉमिकली भारत के लोगों का क्या शोषण कर रहे थे? किस पे टैक्स लगा रहे थे? जमीनों पर टैक्स लगा रहे थे। सो इट वाज बाय एंड लार्ज दी लैंड सेटलमेंट। ठीक है, लैंड सेटलमेंट। दूसरी चीज और क्या शोषण करा? तो उससे पहले क्या इंडिया में क्या ऐसा था कि सीबीएसई था, आईसीएसई चला दिया इन्होंने लाके? है भाई, कौन सा एजुकेशन सिस्टम? कौन सा गुरुकुल बोर्ड था इंडिया में? कुछ भी भाई। और 6 महीने वाले क्या? The exploitations of Indians were being done over various grounds. One of them were economic, others सोशियो कल्चरल और चौधरी साहब ने कहा पॉलिटिकल और वो तो सोशियो कल्चरल रिलीजियस एक बात है, और एक तू बता दे भाई। वो तो पॉलिटिकली तो हुआ, इलाके पर ही तो कब्जा किया। भाई फौज जो थी, मतलब अफेक्टिवली दी फौज अंडर मंगल पांडे डिड नॉट रिवोल्ट ओनली बिकॉज ऑफ एनफील्ड राइफल। उनका वो सिर्फ इसलिए थोड़ी था कि आज एनफील्ड राइफल आ गए इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। दी ग्रेटर कॉज वॉज इन्वॉल्व। ठीक है, ग्रेटर कॉज इन्वॉल्व था। दी ब्रिटिशर्स वर सबजुगेटिंग द इंडियंस हु वर पार्ट ऑफ द मिलिट्री, ओके, and the Britishers who were serving, okay, they were considered superior.
ठीक है। सुपीरियरिटी के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग, रेसिज्म था वहां पर, सैलरीज कम दी जाती थी, पोस्टिंग ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, वहां की बात आने लगी। क्लियर? सो लॉट ऑफ थिंग्स वर बीइंग डन बाय द ब्रिटिश। ओके, अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा यूपीएससी इज इंटरेस्टेड ओनली इन दिस एंड लीडर्स एंड मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। ये दो ऐसी चीजें जो सिविल सर्विसेज में भी बहुत आई हैं, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट जो है वो भी कई बार आ जाता है, बट एडिशनल स्टेटमेंट्स में आता है, बाय एंड लार्ज अराउंड दिस और अराउंड दिस, ठीक है। करूंगा करूंगा बताऊंगा, सब बताऊंगा आज के सेशन में, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। ओके, सो व्हाट वाज द इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटिश? व्हाट वाज द इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटिश? अंग्रेज ऐसा क्या कर रहे थे कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही थी? देख के ही जवाब दे दो। इस बार सिविल प्री में एक बड़ा शानदार सवाल आया, ठीक है, जो पहले भी आ चुका था, ठीक है, सिविल सर्विसेज में, दोनों इस बार फिर प्री में रिपीट हुआ। The Britishers used Indian economy to strengthen the colonial economy, ये स्टेटमेंट थी, ठीक है। सही है या गलत है पहले तो ये बता दो, और क्यों भी बताना पड़ेगा। The Britishers used the Indian economy to strengthen the colonial economy. सही है, इंडिया में जो ट्रेडर लोकल जो होते हैं बिजनेसमैन, उनको सपोर्ट किया गया और ये अपने यहाँ से ट्रेड इसको बढ़ाते। बड़ा सुपरफिशियल सा आंसर। बता भाई, तू बता दे आज। अरे भाई वो तो मैंने ही लिखी है, तू देख के ही बता दे। बता बता, देख के बता, गलत बताएगा। वो मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा, मतलब पूछ रहा हूं। व्हाट, क्या ट्रेन कर रहे थे, क्या था रिसोर्स? मैडम पूरी जिंदगी मिर्च मसाले तो बटने नहीं है भारत के, ठीक, क्या था? बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए, रॉ मटेरियल, हर चीज का रॉ मटेरियल बोल दिया हमने, ठीक है। अंग्रेज क्या करते थे, उस रॉ मटेरियल को कम दामों पर खरीद के इंग्लैंड ले जाते थे, ठीक है। यहां पर जब गुड्स तैयार हो जाते थे, उन्हें वापस लाके भारत में ज्यादा दामों पर बेचते थे। उससे दिक्कत क्या थी? अरे वो तो बढ़ेगी ही, इकोनॉमी बढ़ेगी, पर अंग्रेज, उससे भारत को क्या नुकसान था? सर मटेरियल भी चला जाता था और हमारी वेल्थ भी चली जाती थी, हमारी मटेरियल कितनी खरीद। मटेरियल और वेल्थ की बात नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत थी दी प्रोडक्ट that could have been manufactured in India, okay, was the Indians were now forced to buy it at a higher rate from British, okay. Secondly, it led to the complete depletion of the जो भारत में कारीगर थे छोटे छोटे, ठीक। अब दिक्कत क्या होने लगी कि जब ये सभी चीजें होने लगी, वन ऑफ इंसिडेंट होता तो अलग बात है, ठीक है, बट दिस कंटिन्यूड फॉर a long amount of time, ठीक है। कोई एक बेसिक एग्जांपल, एनी प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ दिस ड्रेन? इंडिगो की खेती की जाती थी। यही एक कारण था जिसकी वजह से इनिशियली ब्रिटिश और डच भी कन्फ्रंटेशन में आए थे, ठीक है। इंडिगो से क्या दिक्कत आ रही थी इंडियन फार्मर्स को? इनफर्टाइल हो जाती थी, और इंडिगो डिड नॉट हैव मार्केट। भारत में मार्केट ही नहीं था, व्यापार ही इंग्लैंड में हो रहा था, ठीक। सो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आनी शुरू हुई, ठीक है, कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है।
Secondly, machine made goods penetrated into the Indian market, but no vice versa. Why was there was no vice versa trade in India? Industrial revolution started in England. The Britishers, even though they ruled country for effectively over 200 years, okay, but there was no industrial development in India. There was no industrialization in India. भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने बड़ा समर्थन करा हो और बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज भारत में स्थापित हुई हो. ठीक. Secondly, impoverishment of peasants through the land settlement policies. ठीक है. अब सबसे बड़ा जो कारण था वो ये लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज थी. ठीक है. लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज में ब्रिटिश सबसे पहले लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है. पॉपुलरली कॉल्ड द जमींदारी सिस्टम. ठीक है. दिस जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793. ठीक है. आपके एग्जाम में सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया और कहां लाया गया, ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं. ठीक है. तो हर सेटलमेंट में कब लाया गया, ईयर एंड द रीजन इन विच दे वर इंट्रोड्यूस्ड, वो लिखते रहना. ठीक है. लिख लो. अब यहां पर क्या करा गया कि जमींदारी सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट. ओके. ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि जो जमींदार है ही इज द सोल ओनर ऑफ द लैंड. ठीक है. जो टोटल रेवेन्यू था that was now divided into 11 parts. 11 हिस्सों में डिवाइड किया गया. ठीक. 10 parts were given to the British. ओके. और जो एक हिस्सा था वो रखा गया जमींदार के पास. ठीक है. अब जो भी यहां पर लैंड रेवेन्यू था that was taxed at the absolute maximum. Taxation at absolute maximum का मतलब किस आधार पर तय किया गया? अंग्रेजों ने क्या देखा, सपोज एक साल में व्यापार हुआ. ठीक है. और एक किसान ने सपोज 1 लाख का माल बेचा. ठीक है. इतने का माल प्रोड्यूस हुआ, वो आगे बेच दिया. ठीक है. सो दिस वाज सेट एज अ बेंचमार्क. ठीक है. और पूरे साल का जो टैक्स था दैट वाज सेटल्ड अकॉर्डिंगली दिस बेंचमार्क. ठीक है. कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है उस पे जो टैक्स बनता है वो ही एक टैक्स का रेट तय कर दिया गया. ठीक. देयर वर इंस्टेंसेस वेयर इन प्रोड्यूस वाज लेस. ठीक है. वेदर ने साथ नहीं दिया. ठीक है. रिजल्टिंग विच ओके द जमींदार हैड नो अदर ऑप्शन बट टू पे दिस मच टैक्स. ठीक है. क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी है दे वर नॉट कंसिडर्ड. ओके. जिसकी वजह से अब दिक्कत क्या आती है कि अगर ये जमींदार टैक्स नहीं दे पाता है, ठीक है, तो जमींदार की जो पूरी जमीन थी, ठीक है, that was now confiscated by the British. Clear? So Britishers confiscated the entire land. Okay. शुरुआत कहां हुआ ये सिस्टम? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, the most fertile land in the country. ठीक है. Followed by Banaras and parts of Karnataka. ठीक है. तो अंग्रेजों की क्या नीति थी कि हम ऐसा कानून बनाएं जिसकी वजह से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण जो है वो हम कर सके. ठीक है. अब ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों ना करते? अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दैट वाज बेसिकली अ मर्चेंट कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी. व्यापारी को अगर प्रशासन की जिम्मेदारी दे दोगे तो प्रशासन भी व्यापार की तरह ही चलाएगा. ठीक है. सो देयर एम वाज ओनली टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स बट एंड नथिंग एल्स. ठीक है. अब जब इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी तो अंग्रेजों ने दूसरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी और इसे बोला रैयतवारी सिस्टम. ठीक है. अब रैयतवारी जो था इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने, हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास.
ठीक है, मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो जो था, ये उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, अब बाद में इसे बॉम्बे, आसाम और कुर्ग के जो इलाके थे उनमें लागू कर दिया गया। अब अंग्रेजों ने देखा कि यहां पर जो जमींदार है उससे हमें जमीनों का अधिग्रहण करना है। क्लियर? इन दिस रैयतवारी सिस्टम, फार्मर was recognized as the sole owner of the land। ठीक है, उन्होंने कहा कि जमीन का मालिकाना अधिकार जो है वो अब किसान को दे दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अभी तक क्या था सिस्टम, जमींदार टैक्स देता था ब्रिटिश को। ठीक, जमींदार के नीचे बहुत सारे फार्मर्स थे, काम करने वाले। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम ये इंटरमीडियरी खत्म कर रहे हैं। ठीक, एंड टैक्स विल नाउ बी डायरेक्टली चार्ज्ड फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, कि अब टैक्स डायरेक्टली किसान से लिया जाएगा। ठीक है, अब किसान से टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसे टैक्स करने के लिए जो ऐसे इलाके हैं जिनमें सिंचाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, ओके, वहां पे तो प्रोड्यूस का 50% टैक्स देना है। ठीक है, और वो इलाके जहां पर इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था अच्छी है, वहां पर 60% टैक्स देना है। क्लियर? नाउ दिस टैक्स वाज फिक्स्ड। ओके, अब किसान जो था, जब उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया तो किसान की उतनी कमाई नहीं थी। ठीक, किसान के ऊपर अब दो ऑप्शन थे, या तो कमा के टैक्स देता रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, नहीं तो अगर उतना पैसा नहीं है तो मनी लेंडर्स। ठीक है, जो पुरानी मूवीज में दिखाते थे ना, मुनीम जी, ठीक है, कि मुनीम जी आते थे और वो कोड़े मारते थे, मुनीम जी इतना ज्यादा टैक्स लगाते थे। ठीक, तो मुनीम जी जो थे, इनसे पैसे लेगा और फिर टैक्स देगा ब्रिटिश को। ओके, दीज मनी लेंडर्स वर हैंड इन ग्लव्स विद द ब्रिटिश। ओके, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जमीन के ऊपर, वो सॉरी, ये जो पैसा उधार ले रहे थे इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक, यूपीएससी ने मजेदार सवाल पूछा इस पे। ठीक है, उन्होंने पूछा, रैयतवारी सिस्टम ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन फार्मर इनटू अ टेनेंट अपॉन हिज ओन लैंड। ठीक, कि ये जो रैयतवारी सिस्टम था, इसकी वजह से किसान अपनी ही जमीन के ऊपर किराएदार बन गया। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। क्यों? किराया या तो मनी लेंडर को दे रहा है या ब्रिटिश को दे रहा है। जिस दिन किराया देना बंद, उस दिन ये जमीन गई हाथ से। क्लियर? तो ये रैयतवारी सिस्टम जो था, ये इन्होंने मद्रास, बॉम्बे, आसाम और कुर्ग के इलाकों में लागू कर दिया। और यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो टैक्स है, ठीक है, दैट अफेक्टिवली विल बी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दी रैयत्स। ठीक है, अब अंग्रेजों ने सोचा कि यार अभी तक हम जमींदार की जमीन ले रहे थे, ठीक है, उससे फायदा हुआ, रैयत से डायरेक्ट लेने लगे। जमींदार तो फिर भी चार पैसे वाले थे, ठीक है, टैक्स दे देते थे, कई बार किसान दे नहीं पाता था। नाउ ब्रिटिशर्स वांटेड टू एक्वायर थिंग्स एट अ ग्रेटर पेस। ठीक है, और बड़े स्तर पर जमीनों का अधिग्रहण करना था। ठीक, अंग्रेज यहां पर लेकर आ गए महलवारी सेटलमेंट। ठीक है, महलवारी का मतलब होता है, महल जिसे हम लोग बोलते हैं, इट इज एस्टेट बाय एस्टेट। एस्टेट बाय एस्टेट। ठीक है, लगान मूवी जो देखी थी, ठीक है, ये लगान मूवी वाला टैक्स है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि पूरा जो विलेज है, उसमें सब लोग कल्टीवेशन तो इंडिविजुअली कर रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर एक गांव में 10-20 किसान हैं, ठीक है, सबकी जमीन है, उन्होंने इंडिविजुअली वो सब अपना खेती कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, किसी कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम, अलग अलग चीज है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अभी तक हम टैक्स या तो जमींदार से ले रहे थे या किसान से ले रहे थे, अब टैक्स हम तय करेंगे पूरे गांव के ऊपर। ठीक है, अगर पूरा गांव उतना टैक्स नहीं दे पाया, ठीक है, देन वी विल कन्फिस्केट दी
लैंड ऑफ द एंटायर विलेज, पूरे गांव की जमीन का अधिग्रहण करेंगे। क्लियर? ये इंट्रोड्यूस किया गया मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, जिसे फुल फ्लेजेड तरीके से बेंटिक ने 1833 में लागू भी कर दिया था। ठीक, ऐसे ही अगर हम देखते हैं ना, ये जो कॉर्नवालिस लेकर आया था, ठीक है, टैक्स, ओके, दे वर आल्सो इनिशियली ब्रेन चाइल्ड ऑफ अदर ऑफिशियल्स। ओके, तो ये यहां पर इन्होंने लागू करना शुरू कर दिया और ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, आगरा में, अवध, पंजाब और जितना गैंजेटिक वैली का इलाका था वहां पर ये सभी में लागू कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स, ओके, विच आर इनिशियली बीइंग फेस्ड बाय द परमानेंट सेटलमेंट, के जो परमानेंट सेटलमेंट में कमी है, जो रैयतवारी सिस्टम में कमी है, वो सब कमियां दूर कर दी गई हैं अब इससे। ओके, और इसे अपॉइंट करने के लिए नाउ दे इफेक्टिवली क्रिएटेड एन ऑफिस ऑफ लंबरदार। ओके, लास्ट सीएपीएफ में लंबरदार के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था द ऑफिस ऑफ लंबरदार और द विलेज हेडमैन वर entrusted with the responsibilities to collect tax। ठीक है, तो परमानेंट ये जो लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज थी, इसमें महलवारी के अंदर उन्होंने लंबरदार, और जहां लंबरदार नहीं है वहां पे जो प्रधान था गांव का, उसे ये जिम्मेदारी दी कि आप टैक्स को कलेक्ट करोगे। क्लियर? सो दिस वाज हाउ दीज एक्टिविटीज हैड स्टार्टेड। क्लियर? यहां पर जो रेवेन्यू था दैट वाज फिक्स्ड फॉर 30 इयर्स इन सम एरियाज एंड 20 इयर्स इन सम अदर एरियाज। क्लियर? कुछ इलाकों में 30 साल और कुछ इलाकों में 20 साल तय कर दिया गया। इस तरीके से इन्होंने जमीनों का अधिग्रहण किया। ठीक, 30 साल में एक बार रेवेन्यू देना। अरे नहीं, 30 साल के लिए टैक्स फिक्स है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो जमींदारी सिस्टम था, इसमें तो आप जो टैक्स देते थे दैट कुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस और कैश। ठीक है, बट इन द अदर दे मेड इट कंपल्सरी दैट टैक्स वुड बी पेड ओनली इन कैश। क्लियर? तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे ये नीतियां इस हिसाब से इन्हें बनाना शुरू करा कि ज्यादा से ज्यादा जो फायदा है वो ब्रिटिशर्स के अपने ही हाथ में आता रहे। क्लियर? सो दिस वाज हाउ द ब्रिटिशर्स हैड प्लान्ड टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक, नेक्स्ट, अगला पॉलिटिकल कॉजेस, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि मैंने पहले बताई है। सब्सिडियरी अलायंस, पहले ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाते थे, ठीक है, देन दे मेड इट अ सब्सिडियरी एलाय ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये वेलेस्ली लेकर आया था 1798 में, और सब्सिडियरी अलायंस से विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी एनेक्स्ड? हैदराबाद था, बट इट वाज लेस ऑफ annexation, more of voluntary support। क्यों? हैदराबाद ने क्यों? मराठास को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा समय रहा कि सब्सिडियरी अलायंस अंग्रेजों ने पॉलिसी लेकर आए। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाते थे, फिर राजा के ऊपर प्रेशर डाला, सब्सिडियरी अलाय बनाया और उससे इंडेमनिटी भी ली, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो भी कोर्ट में अपॉइंट कर दिया। क्लियर? This was introduced for the first time in Hyderabad, ठीक है, ये लिख लेना, followed by Mysore, Thanjavur, Awadh and later on the Maratha kingdoms. Okay. वेलेस्ली तो लिख लिया था ना, कि वेलेस्ली लेकर आया था सब्सिडियरी अलायंस, पहले लिखवाया हुआ है वैसे।